नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। अहम खबर की बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर, जहां मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल में सुबह करीब 5 बजे लाया गया। आपको बता दें, कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान की निगरानी में मुख्तार को बांदा जेल में रखा गया है। तो वहीं जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पूरे कारागार में सीसीटीवी कैमरा और भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। तो कुख्यात मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें, सुबह 5 बजे ही मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में शिफ्ट किया गया और इस दरमियान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरा भी यहां पर काफी तादाद में मौजूद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता साकेत। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास, क्योंकि सुबह 5 बजे ही मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। साकेत जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे ही 4:30 बजे मुख्तार अंसारी का काफिला जनपद बांदा के मंडल कारागार में घुसा है, तो जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की भारी तादाद में मुस्तैदी रही है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा एसपी महेंद्र प्रताप चौहान एवं एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा की अगुवाई में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी निगरानी रखी जा रही थी। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। जी, आसपास के जिले काफी हाई अलर्ट भी थे और बल्कि जो भी उन रास्ते में जेल भी पड़ने वाले थे उनको भी काफी हाई अलर्ट पे रखा गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी, जैसे कि आईजी के सत्यनारायण के निर्देशन पर डीजी का निर्देश था, वही आईजी के सत्यनारायण के निर्देशन पर जो है मंडल के चारों जिले की फोर्स को तैनात किया गया था। हमीरपुर जनपद से होते हुए जसपुरा थाना, जसपुरा थाना, इसके बाद सैलानी, इसके चिल्ला, इसके बाद कोतवाली नगर कोतवाली के अंतर्गत मंडल कारागार है, वहाँ पहुंचे हैं, जहाँ भारी पुलिस बल तैनात रहा और साथ में पुलिस का कारवां इनके साथ चलता रहा। जी बिल्कुल साकेत, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता साकेत। तो आपको बता दें कि कुख्यात मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ से होगी मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जाएगी मदद और साथ ही साथ कैमरा फीड में कोई भी गतिविधि होने पर आएगा अलर्ट। खुद डीजी जेल करेंगे मुख्तार की मॉनिटरिंग। सीसीटीवी कैमरे से लेस है बांदा जेल की बैरक नंबर 15। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां कहा जा रहा है कि लखनऊ से ही मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ली जाएगी इस दरमियान मदद भी, और साथ ही कैमरा फीड में अगर कोई भी गतिविधि होने पर अलर्ट भी किया जाएगा और खुद डीजी जेल करेंगे मुख्तार की मॉनिटरिंग। सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा का पूरा जो जेल है वो लेस है। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 सीसीटीवी कैमरों से लेस है। तो आज सुबह ही 5 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब उससे संबंधित एक बड़ी खबर आपको बताते चले कि लखनऊ से मुख्तार अंसारी की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी इस दरमियान, और कैमरा फीड में अगर कोई भी गतिविधि होने पर अलर्ट किया जाएगा। खुद डीजी जेल करेंगे मुख्तार की मॉनिटरिंग। सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा लेस है बांदा जेल की बैरक नंबर 15। तो मुख्तार अंसारी को जिस जेल में शिफ्ट किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हाई अलर्ट पे रखा गया है। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे भी काफी तादाद में लगाए गए हैं और ये जो पूरा का पूरा जेल है वो सीसीटीवी कैमरों से लेस है। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 जो है वो सीसीटीवी कैमरों से लेस है। उन सबके बीच अब कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की जो मॉनिटरिंग है वो लखनऊ से की जानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इस दरमियान मदद ली जानी है और खुद डीजी जेल मॉनिटरिंग करने वाले हैं। सुबह 5 बजे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि कल ही बांदा पुलिस जो थी वो उन्हें
रोपड़ जेल से लेकर अपने साथ रवाना हुई थी और आज सुबह 5 बजे बांदा जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। बांदा जेल में वो शिफ्ट है, लेकिन लखनऊ से ये पूरी मॉनिटरिंग की जानी है। मुख्तार अंसारी की जो मॉनिटरिंग है वो लखनऊ से की जानी है और इस मॉनिटरिंग के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मदद लिया जाना है। खुद डीजी जेल मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग करेंगे और जिस बैरक में उन्हें रखा गया है सीसीटीवी कैमरे से वो पूरी तरीके से लैस है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए सुरक्षा को लेकर, उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। हम आपको उस तस्वीर दिखा रहे हैं उस जेल की जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, सुबह 5 बजे मुख्तार अंसारी को शिफ्ट कर दिया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि लखनऊ से ये पूरी मॉनिटरिंग खुद डीजी जेल करने वाले हैं। आसिफ जी बिल्कुल, सुरभि बता दूं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा लाने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। जगह जगह जो जिले पड़े वहाँ के एसपी जो है खुद जो है सुरक्षा के मद्देनजर जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और बांदा में जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और वहाँ पर जो है वीआईपी ट्रीटमेंट मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगा और इसके साथ ही साथ लखनऊ से मुख्तार अंसारी की मॉनिटरिंग होगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग खुद डीजी जेल करेंगे और मुख्तार से जो मिलने जुलने वाले हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि अब बाद में निर्णय लिया जाएगा मुलाकात का, लेकिन फिलहाल जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कहीं कोई परिंदा पर न मार पाए इसके लिए भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से प्रदेश सरकार जो है मुख्तार अंसारी के मुकदमों को लेकर गंभीर है, उससे यह भी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई तेजी से की जाएगी, जिससे जो है जो आरोप लगे हुए हैं उसकी सुनवाई हो सके और दोषी है तो उनको सजा मिलेगी और अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको दोषमुक्त भी किया जाएगा। जी सुनिए। लेकिन आसिफ, लखनऊ से मॉनिटरिंग करवाने का क्या मतलब है? इसके पीछे क्या मेन वजह हो सकती है? जी आपको बता दूं कि सुरक्षा के मद्देनजर जो है मुख्तार अंसारी सुरक्षा के लिहाज से ही ऐसा फैसला लिया गया है। आसिफ जी आपको बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है मुख्तार अंसारी के परिजनों ने भी जो है कोर्ट में जो है सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है और याचिका दायर की है। साथ ही साथ जो उनके परिजन है लगातार आशंका जता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में खतरा हो सकता है। इसी सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो है डीजी जेल ने जो है खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाला है और जो भी गतिविधियां हैं वो जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस पर नजर रखेंगे और साथ ही साथ जो है बांदा जेल की सुरक्षा भी पुख्ता की गई है, जिससे जो है कहीं अनहोनी घटना न हो। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग लखनऊ से। तो आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि अब लखनऊ से पूरी उनकी मॉनिटरिंग की जानी है। खुद डीजी जेल ये मॉनिटरिंग करेंगे और मॉनिटरिंग के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। और रुक करते एक और बड़ी खबर की एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती मामले में यह कार्रवाई की गई है। ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण पर्यवेक्षण भर्ती मामले में गिरफ्तारी हुई है। 1953 पदों की भर्ती मामले में गिरफ्तारी हुई है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। मास्टरमाइंड आरोपी यादव गिरफ्तार हुआ है। आरोपी यादव समेत 11 लोगों को एसआईटी ने दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 44 लाख कैश बरामद किए गए हैं और साथ ही इस दरमियान आरोपियों के पास से भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले सभी आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये भी लखनऊ से ही सामने आ रही है, जहां यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, बड़ी कार्रवाई यूपी सरकार की तरफ से की गई है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर?
जी सुरभि, बता दूं कि योगी सरकार जो है लगातार जो है जो गड़बड़ी की गई थी उसको लेकर जो है काफी जो है कार्रवाई के मोड में दिख रही थी। यही वजह है कि एसआईटी भी लगा दी गई थी और इस जांच के बाद जो है पता चला कि जो इसमें बड़े पैमाने पर ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती मामले में जो है काफी धांधली की गई है और इसको लेकर जो है यूपी सरकार ने कड़ा कदम उठाया। बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है 11 लोगों को एसआईटी ने दबोच लिया है। साथ ही साथ इनके पास से 44 लाख कैश भी बरामद किए गए हैं। यह बड़ी उपलब्धि है और इससे जुड़े अन्य लोग जो लोग हैं, जो गड़बड़ करने वाले हैं, घोटाला करने वाले हैं, इनकी भी तलाश के लिए जो है पुलिस की मदद ली जा रही है। माना जा रहा है कि आगे भी और गिरफ्तारियां होंगी और जो इससे जुड़े लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी प्रकरण को संज्ञान में लिया था। यही वजह रही कि एसआईटी जो है इस मामले में जो है पूरी तरह मुस्तैद रही है और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस से भी सहारा लिया गया और बड़ी उपलब्धि है यह है कि 11 लोगों की अरेस्टिंग की गई और 44 लाख कैश बरामद किया गया है। जी सुनिए आसिफ, ये कार्रवाई किसी अभियान के तहत की गई है या फिर कोई मुखबिर की सूचना के बाद ही ये इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली? जी सुबह बता दूं कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो है भर्ती में काफी धांधली की जा रही है। साथ ही साथ जो है इसमें जो है चहेतों को भी इस भर्ती में जो है पास कराने के लिए भी खेल चल रहा था और तमाम शिकायतें मिलने के बाद जो है योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इससे जो हर अधिकारियों और जो भी दलाल भी थे उनकी जांच की गई और तब जाकर यह सफलता मिली है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आपको बता दें 1953 भर्ती के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। 11 लोगों को इस दरमियान एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को पार्टी की ओर से 448 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए राष्ट्रद्रोह के फर्जी मुकदमे दर्ज कराने को लेकर मुख्यमंत्री योगी पर करारा हमला बोला है। उनके ऊपर लगी 14 धारणाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे योगी के 96 लोगों पर एनएसए के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल भी भेजा गया और उन पर जुल्म भी किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने इन मामलों को खारिज करके सच का उजागर कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एनएसए के 80% मामले फर्जी दर्ज किए हैं। सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उनमें जरा भी नैतिकता हो तो उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने 448 प्रत्याशियों वाली अपनी सूची में 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 14 प्रधान, 29 जिला पंचायत सदस्य, 1 डॉक्टर, 7 पूर्व प्रधान, 1 पूर्व जिला पंचायत सदस्य, 16 पूर्व जिला पंचायत के प्रत्याशी, 49 किसान, 25 महिलाएं, 2 वकील और 30 सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनाए गए हैं। सूची जारी करते हुए पार्टी ने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का पूरा ख्याल रखा है। तो वहीं यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने एक बड़ा बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि वसीम रिजवीन का चुनाव में साथ ना दे। उन्होंने ये भी कहा है कि वसीम का साथ देने वाले मुतवली बराबर का गुनहगार होगा। वसीम रिजवी इस्लाम और कुरान का दुश्मन है। इस विषय पर हमारे संवाददाता आसिफ बेग ने धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद से बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। हमारे साथ शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद साहब हैं। आज उनसे चर्चा करते हैं शिया वक्फ बोर्ड चुनाव को लेके और कोरोना वैक्सीन को लेके और आगामी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उस पर सौहार्द कायम रखने की अपील को लेकर। सर, आपका लोकमंच न्यूज़ में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। सर, अभी हाल ही में जो शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव हो गए उसके विषय में आप क्या कहें? चुनाव लेके होना चाहिए। चुनाव के बगैर तो काम नहीं होगा। मुझे लगता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं है, वहाँ जो है उनको पूरा अधिकार नहीं है। चुनाव तो जरूरी, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि भाई अच्छे लोग जो है वो चुन कर आएंगे और आदमी जो भ्रष्ट लोग हैं जिनके ऊपर तमाम इल्जाम हैं और वो पलट के दोबारा ना हो जाए, उसके जाके वहाँ पर मानिए दोबारा शुरू होता है। ये हमारी कोशिश रहेगी।
और अपने जो मुतवली हजरात है या जो लोग वोटर्स है जो वोट दे सकते हैं, तो सबसे हमने अपील भी की है कि ऐसे लोगों को चुने कि जो अच्छे हों, ऐसे ना हो कि जो बदनाम है और ये खुल कर बीमारियाँ की हैं और इनके लिए रिपोर्टें भी हैं, इनके लिए CBI जांच चल रही है। उसके साथ साथ वहाँ जो सेंट्रल ऑफ काउंसिल उसने भी रिपोर्ट दिया, आपके पास आया होगा, आप देखा होगा कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का हमला पिछले जो वोट था उसमें करोड़ों का हमला है और उसमें बहुत बड़ी बीमारियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा वक्त बचे गए हैं। तो ऐसे लोगों को बहरहाल दोबारा नहीं आना चाहिए। ये थे हमारे साथ शिया धर्मगुरु कल्बे दरबार साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर मुद्दे पे, चाहे कोरोना वैक्सीन हो और चाहे शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव हो, उसका इन्होंने उत्तर दिया। लोकमंच की तरफ से सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता हूँ बातचीत के लिए। ज्ञानेश गुप्ता, लोकमंच, लखनऊ। हमारे साथ नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन नामांकन जुलूस में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी मोजीब खान ने लोकमंच के संवाददाता के साथ बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। तो लखनऊ में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सबके बीच कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के लखनऊ की, जहां कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है और नामांकन के लिए सभी प्रत्याशी ब्लॉक पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है कोविड नियमों के पालन के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन कहीं भी सरकार की गाइडलाइन जारी नहीं हो रही। हालांकि जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं उनमें जोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा समर्थित प्रत्याशी, जिनसे बात करते हैं कि क्या जो सरकार की गाइडलाइन है उसके लिए क्या पालन कर रहे हैं और क्या प्राथमिकता है। सरकार की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन होगा। सारे कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को मास्क दिया गया है। सारे लोग मास्क लगा करके पर्चा दाखिला में चलेंगे और शांति व्यवस्था से हम लोग शासन का पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए, पूरा सहयोग करते हुए पर्चा दाखिल किया जाएगा। क्या लक्ष्य है जीत के लिए आप लोगों का, कि क्या लोगों के लिए करेंगे, क्या सोचा? हम जनता के काम पर विश्वास करते हैं। हम 5 साल प्रधान रहे ग्राम पंचायत रामनगर बनकर से। हमने लगभग 5 करोड़ का गांव पंचायत में काम किया है और हमको मौका मिला है जिला पंचायत चुनाव। हम अपनी धर्मपत्नी अफरोज बानो को वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत चुनाव लड़ा रहे हैं। देखा जाता है कि शराब भी बढ़ती है, प्रशासन भी लगातार जो है सक्रिय है, तो दूसरे प्रत्याशी शराब और पैसे ना बांट पाए, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। आखिरी रात में ज़्यादातर लोग जो शराब पीने वाले होते हैं उनको शराब बांटी जाती है। हम लोग तो उससे बहुत दूर रहते हैं। हमारे इस्लाम धर्म में उसको हराम कहा गया है, न उसको छूते हैं, न देखते हैं, न कोई मतलब रखते हैं। उस राजनीति पर मैं विश्वास भी नहीं करता हूं। विश्वास मैं जनता के काम पर करता हूं, जनता के सुख दुख में रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं और जनता ही के भरोसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और जनता जो फैसला देगी उसे मुझे मंजूर है। जी बिल्कुल, प्रत्याशियों का कहना है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा, साथ ही साथ जीत के बाद वह अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह चुनाव जीतने के बाद नेता जो है जनता को भूल जाते हैं, क्या यह जो दावा किया जा रहा है वह आने वाले दिनों में इनकी जो बातें हैं वह सच निकलेंगी, यह तो समय ही बताएगा। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। झांसी परिक्षेत्र के डीजीआई जोगिंदर सिंह जालौन के मुख्यालय उरई पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों को उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि पंचायत चुनावों में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही जिन पर चुनाव में गड़बड़ी करने का भी शक या क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध करते हुए मिलता है तो उनके खिलाफ 107, 116 के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है। मतदान के पहले जिले में सटे सभी बॉर्डर को सील भी कर दिया जाएगा। पंचायत इलेक्शन को लेकर के आज एसएचओ, सीओज और एसपी यशवीर जो है यहाँ पे जालौन के,
उनके साथ सभी अधिकारियों और SHOs के साथ बैठक की गई है। इसमें निर्देश दिए गए हैं हमारी जो दैनिक LOR है, जिसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं, 107/16 की कार्रवाई करते हैं, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हैं। जो भी अराजक तत्व हैं और ऐसे तत्व जो पूर्व में इलेक्शनों में जिन्होंने बदमाशी करी है या अराजकता फैलाई है, जिन पर FIR कायम है, या जो मारपीट करते हैं और अराजकता फैलाते हैं, उनके विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई, गुंडा एक्ट की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ कराई जानी चाहिए। इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है ताकि इलेक्शन पारदर्शी तरीके से हो, तटस्थ और निष्पक्ष रूप से हो। पंचायत खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं यूपी के अमरोहा की, जहां यूपी में चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं नामांकन करने के लिए पहुंचे प्रत्याशी के समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी है। इस अवसर पर ब्लॉक गुजरौला में नामांकन के दौरान निरीक्षण करने के लिए अमरोहा SP सुनीति पहुंची थी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलीगढ़ के DM ने आदेश के बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और अलीगढ़ के बॉर्डर पर कोरोना की टेस्टिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है। आपको बता दें, इसी कड़ी में अलीगढ़ में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बताते चले, इगलास में कोविड टेस्ट के लिए डॉक्टरों के साथ पुलिसकर्मियों की टीम को भी गठित कर दिया गया है। डॉक्टर रवि सिंह के नेतृत्व में 63 लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया गया। साथ ही लोगों से कोविड नियमों का भी पालन करने की अपील की गई। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में दबंगों के हौसले बुलंद होते ही नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन का मानो इन दबंगों में कोई खौफ ही नहीं बचा। आपको बता दें, खंड विकास कार्यालय परिसर के मुख्य गेट पर दबंगों ने रास्ता निकालने को लेकर युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर डाली। तो वहीं दबंगों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां सिर्फ रास्ता निकालने को लेकर ये मारपीट की गई है। तो वहीं जालौन में इन दिनों दबंगों के हौसले बुलंदियों पर हैं और इलाके में हो रही आपराधिक वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी कड़ी में दबंगों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के DVC कॉलेज के पास का है, जहां एक युवक को दबंगों ने सरेआम दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दबंगों ने युवक को किस तरीके से पीटा है। तो वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जमकर वायरल है। ये पूरी वीडियो यूपी के जालौन की है। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं यूपी के बिजनौर की, जहां बिजनौर राशन डीलर के घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें, आग सिलेंडर लीक होने की वजह से लगी थी। बताते चले, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील भी कर दिया। तो वहीं एटा में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और बीच सड़क पर धू धू कर जलती रही। पूरा मामला कोतवाली देहात के गांव सिरसा टिप्पू कासगंज रोड का है, जहां चलती कार में आग लग गई। तो वहीं कार में आग लगने के बाद आनन फानन में कार में बैठे लोगों ने कार से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आपको बता दें, कार में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मंगलवार की देर शाम मनियार थाना क्षेत्र के धर्मगुरु गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि झोपड़ियों में रखे गृहस्थी के सामान सहित नकदी भी जलकर राख हो गई है। बताते चले, कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीर हम आपको यूपी के बलिया की दिखा रहे हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी थी इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने की वजह से
कई जो झोपड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि झोपड़ियों के अंदर रखा सारा सामान, नकदी समेत जो भी चीजें रखी हुई थी झोपड़ी में, सब कुछ जलकर राख हो गया। तो वहीं कुशीनगर कप्तानगंज थाने के गंगरई और कुदरई गांव में कंबाइन से गेहूं काटते समय आग लग गई। आग लगने से कई एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद कंबाइन चालक फरार हुआ। फसल जलने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के कुशीनगर की, जहां गेहूं काटते समय भीषण आग लगी है और आग लगने की वजह से सैकड़ों बीघे में फैली जो फसल है वो जलकर खाक हो गई। अगली खबर भी यूपी के कुशीनगर की, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लग गई। आपको बता दें, आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगली खबर भी जालौन से आ रही है। आपको बता दें, ये खबर भी आग से संबंधित ही है, जहां अज्ञात कारणों के चलते सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, आग की चपेट में आकर कई दुकान जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।